कहानी शुरू होती है 1862 से एक गांव से, जहां पर एक नर्स शहर से आई थी। उसको यहाँ गांव की कमेटी ने मिलने बुलाया था और जब ये यहाँ पर आती है तो उसे कमेटी के लोग बताते हैं इस गांव में एक बच्ची है, उसका नाम ऐना है और ऐना ने काफी महीनों से कुछ भी नहीं खाया। उसकी फैमिली का ये कहना है कि वो बगैर खाए पिए जिंदा है। इस बात को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, मतलब उसने इतने वक्त से कुछ भी नहीं खाया था। अब कमेटी यहाँ पर ये पता करना चाहती थी कि ऐना खाना खाती है या नहीं, या फिर सच में कोई जादू या चमत्कार है। इसीलिए इन सब बातों के बारे में पता करने के लिए कमेटी ने एक नन और नर्स को यहाँ पर बुलाया था। नन यानी कि सिस्टर को ये पता करना था कि वाकई ये सब गॉड की वजह से है। अब नर्स को एक आदमी ऐना के घर लेकर जाता है। ऐना का घर गांव से दूर अलग सी सुनसान सी जगह पर था, जहाँ पर अक्सर लोग ऐना को देखने आया करते थे। मतलब ये सब के लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी कि एक बच्ची जिसने इतने वक्त से कुछ भी नहीं खाया वो बिल्कुल ठीक है। नर्स जब ऐना को देखती है तो वो भी हैरान हो गई थी, क्योंकि ऐना देखने में बिल्कुल फिट लग रही थी। ऐना की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका एक भाई भी था, मगर उसके भाई की मौत हो चुकी थी। और इस बात का पता करने के लिए नर्स कब्रिस्तान भी जाती है, जहाँ पर उसके भाई की कब्र उसे मिल गई थी। नन और नर्स दोनों ये फैसला करती है कि 8 घंटे नर्स ड्यूटी देगी और 8 घंटे नन, क्योंकि 14 दिन के बाद उन्हें कमेटी को रिपोर्ट देनी थी कि ऐना खाना खाती है या नहीं, और इसी काम के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। नर्स जब ऐना पर नजर रखती थी तो वो बिल्कुल भी सोती नहीं थी, मगर उसके बावजूद उसे नहीं पता चला था कि ऐना को खाना कौन खिलाता है। लेकिन नर्स को इस बात पर पूरा यकीन था कि ऐना को कोई ना कोई तो है जो चुपके से उसे खाना खिलाता है, क्योंकि वो जानती थी कोई भी जादू नहीं है। उसने साइंस को पढ़ा था, वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए पर इंसान खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नर्स उसके पूरे कमरे की तलाशी भी लेती है, मगर उसको खाना कहीं से भी नहीं मिलता। साथ ही में वो ऐना की मॉम से भी बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ऐना की मॉम को अपने बेटे की मौत का बहुत गम है। मगर ऐना की फैमिली बहुत सी चीजों पर यकीन रखती थी, मतलब हेल, जहन्नुम, हेवन, जन्नत, आत्मा, इन सब चीजों पर। एक दिन नर्स ऐना को अपने साथ वॉक पर लेकर जाती है। ये उसे बहुत ज्यादा वॉक करवाती है। ये टेस्ट कर रही थी कि शायद इतना ज्यादा चलने के बाद उसे भूख लग जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐना बस पानी पीती है और वो भी बहुत थोड़ा सा। इसी दौरान लोग भी उससे मिलने आ रहे थे, उसकी तस्वीरें भी ले रहे थे। जाहिर है ये सब के लिए हैरान कर देने वाली बात थी कि खाए पिए बगैर एक इंसान कैसे जिंदा है। एक दिन नर्स से मिलने एक जर्नलिस्ट आता है, जो यहाँ पर कुछ खबरों को हासिल करने के लिए आया था। इसका नाम विल था, पर उसको नर्स से कुछ खास पता नहीं चलता। इसी बीच नर्स ऐना की चेकिंग भी कर रही थी, मतलब उसे ऐना के अंदर सब कुछ बिल्कुल फिट लग रहा था। नर्स एक दिन सोचती है कि अक्सर ऐना दिन में तो कुछ भी नहीं खाती, पर उसके मॉम डैड अक्सर रात को उससे मिलने आते हैं। वो सोचती है हो सकता है उसके मॉम डैड उसको छुपकर खाना खिलाते हो। अब नर्स ऐना के मॉम डैड से भी कहती है कि 2 हफ्ते तक ऐना से कोई भी नहीं मिल सकता। वो चाहे तो ऐना को दूर से देख सकते हैं, पर कोई भी ऐना के पास नहीं आएगा। ऐना की मॉम को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि नर्स उनको उनकी बेटी से दूर कर रही है, पर इस बात से नर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नर्स ने ऐना की फैमिली को उससे दूर कर दिया था, तो कुछ दिन बाद नर्स ये नोटिस करती है, देखती है कि ऐना का एक दांत टूट गया है। दांत टूटने की वजह से ऐना को काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी ये बात नर्स उसकी फैमिली को नहीं बताती। बाहर नर्स एक लेडी से मिलती है, उससे विल के बारे में पूछती है, जो अब तक इसके पीछे पड़ा हुआ था और इससे बात करना चाहता था। वो लेडी बताती है कि विल पहले इसी गांव में ही रहा करता था, मगर जब उसने पढ़ाई करनी थी तो गांव से शहर पढ़ने चला गया। लेकिन जब वो इस गांव में नहीं था तो गांव के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी फैमिली की भी इसी वजह से मौत हो गई। पर उसकी फैमिली ने ये फैसला किया था कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया और भूख की वजह से मर गए। ये सब बातें सुनने के बाद नर्स का दिल थोड़ा सा पिघल गया था, इसीलिए वो अब विल से मिलने का फैसला करती है। ये जब विल से मिलती है तो वो बताता है कि अगर मैं ऐना से मिल लूं तो कुछ ना कुछ तो पता जरूर लगा लूंगा कि ऐना को किस तरीके से खाना मिल रहा है, क्योंकि विल को भी यही लगता था कि कोई छुपकर ऐना को खाना दे रहा है। पर ऐना सबसे यही कहती थी कि उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसको हेवन, जन्नत से खाना मिलता है और वो इसी खाने पर जिंदा है। एक दिन वॉक पर जाने के बहाने नर्स ऐना को विल से मिलवा देती है, पर वो भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता नर्स ये देखती है कि ऐना की तबीयत खराब होने लगी थी। नर्स डॉक्टर को भी यहाँ पर बुलाती है, जो यहाँ की कमेटी का ही डॉक्टर था। वो नर्स से कहता है कि तुम्हें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये पता करने के लिए बुलाया गया है कि ऐना खाना खाती है या नहीं, और तुमने किसी बात के बारे में कुछ पता नहीं करना। और डॉक्टर उसकी कोई मदद नहीं करता। अब इस बात पर नर्स को बहुत गुस्सा आता है। उधर ऐना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। नर्स जबरदस्ती ऐना को सूप पिलाने की कोशिश करती है। वो पाइप उसके मुंह में डाल देती है, पर ऐना वो भी नहीं पीती। कहती है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, इसीलिए नर्स उससे सॉरी बोलती है। एक बार फिर बाहर नर्स जब ऐना को वॉक पर लेकर जाती है तो इनके साथ विल भी था। ऐना इन दोनों को एक कुएं के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये एक पवित्र कुआं है। उसके पास एक पेड़ भी था जिसकी टहनियों पर लोगों ने धागे बांधे हुए थे, पर इसी कुएं
कुएं के पास एना बेहोश हो गई थी। उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नर्स ये बात समझ गई थी कि अगर सब ऐसा चलता रहा तो एना बहुत जल्दी मर जाएगी। एक दिन नर्स जब नाश्ता कर रही थी तो अचानक से उसके जहन में सोच आती है कि वो जल्दी से एना के घर जाती है। वो एना को कहती है जब तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आती है तो वो तुम्हें अपने मुंह में चबाकर खाने को लाती है, जिससे उसे खाना मिलता है। पर उसकी मॉम ने उसे बताया था कि ये खाना हेवन से आया है। एना सिर्फ 11 साल की थी। उसे बचपन से ऐसी बातें सिखाई जा रही थी, इसीलिए उसने अपने दिमाग में इन बातों को बिठा रखा था। नर्स एना को समझाती है जो तुम खाती हो वो फूड खाना है, पर एना को ये बात समझ नहीं आ रही थी। नर्स उससे पूछती है कि तुम इतनी इबादत क्यों करती हो। एना उसको बताती है कि मैं दिन में 33 मरतबा इबादत करती हूँ, फास्ट रखकर यानी भूखा रहकर। मुझे किसी की आत्मा को हेल से हेवन में भेजना है और ये सब बातें मुझे मेरी मॉम ने बताई हैं। नर्स उससे पूछती है किसकी आत्मा को तुम हेवन में भेजना चाहती हो। अब एना बताती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना के भाई ने उसके साथ गलत रिश्ता रखा हुआ था। उसने एना से शादी भी कर ली थी, पर शादी के कुछ वक्त के बाद उसके भाई की मौत हो गई। जब एना ने अपने भाई की मौत के बाद अपने मॉम डैड को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताया तो उन्होंने एना से कहा था कि तुम्हें 33 मरतबा इबादत करनी होगी, पर भूखा रहकर, जिससे तुम्हारे भाई की आत्मा हेल से हेवन में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा एना की वजह से ही मरा है। नर्स समझ गई थी कि सारा प्लान एना की मॉम डैड का है। वो जानबूझकर एना को मारना चाहते हैं ताकि एना अपने भाई और मॉम डैड की हकीकत किसी को ना बता दे। अब ये सब बातें नर्स कमेटी को तो नहीं बता सकती थी, बस इतना बता देती है कि एना को खाना मिलता है और उसकी मॉमी उसे चोरी छुपे खाना देती हैं। पर नर्स के साथ उधर नन भी थी जो कह देती है कि इस बात को नहीं जानती क्योंकि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा। कमेटी अपने सामने अब एना को भी बुलाती है। उससे पूछा जाता है क्या तुम खाना खाती हो। एना सबसे यहाँ पर ये कह देती है कि मैं खाना खाती हूँ, पर मेरे लिए हेवन से खाना आता है। अब कुछ लोगों का ये मानना था कि एना खाना खा रही है, पर कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। नर्स को जल्दी कुछ करना था क्योंकि एना की हालत लगातार खराब हो रही थी। उसको सांस लेने की भी मुश्किल हो रही थी, इसलिए नर्स विल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। उसका प्लान ये था कि वो एना को अपने साथ लेकर जाएगी, मगर किडनैप अगवा करके, क्योंकि वो जान चुकी थी कि एना की फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है और उन्हें एना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नर्स सभी गाँव वालों से कहती है कि वो एना के लिए पूजा रख रही है जिसमें गाँव के सभी लोग आएंगे और एना नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है। जब सभी गाँव वाले पूजा में मसरूफ थे तो नर्स एना के पास जाती है। उसको समझ आ गई थी कि एना ऐसे नहीं समझेगी, उसको उसकी मॉम की जुबान में ही समझाना होगा। नर्स उससे कहती है देखो अब तुम मरने वाली हो, पर क्या पता गॉड तुम्हें नई जिंदगी दे दे, एक ऐसी जिंदगी तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। एना भी नर्स को हाँ बोल दिया था। वो कहती है हाँ, अगर मुझे नई जिंदगी मिली तो खुशी खुशी मैं उस नई जिंदगी को जीऊंगी। नर्स अब उसको उसी कुएं के पास लेकर जाती है और कहती है कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने वाली हो। फिर थोड़ी देर बाद वो एना को आंखें खोलने का बोलती है। अब वो एना को एना नहीं बोल रही थी, बल्कि उसने उसका नया नाम भी रख दिया था। जब एना आंखें खोलती है तो नर्स उसे कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो कहती है हाँ, मुझे खाना खाना है। नर्स उसको खाना खिलाती है और यहीं पर छोड़कर चली जाती है। जाकर उसने उसके घर को आग लगा दी थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नर्स कमेटी के सामने आती है और उसे बताती है कि एना मर चुकी है। उसने पहले से अपनी डायरी में लिख लिया था कि इतने बजे उसकी तबीयत खराब हुई और इतने बजे एना मर गई, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि किसी को भी एना की लाश नहीं मिली थी। पर फिर भी कमेटी के लोग नर्स को कुछ नहीं कहते और जाने देते हैं। जिसके बाद नर्स के पास नन आती है जो उसे कहती है कि जब गांव में पूजा हो रही थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जब मैं वापस आई तो मैंने देखा एक आदमी घोड़ा गाड़ी पर अपने साथ एना को ले जा रहा था। नर्स अब नन को सब कुछ बता देती है। नन उससे पूछती है क्या अब वो बेहतर जगह पर है। नर्स कहती है जी, अब वो महफूज है और एक अच्छी जगह पर है। उसके बाद नर्स भी गाँव छोड़कर चली गई थी। इस पूरे काम के लिए नर्स को पैसे दिए जाने थे, पर कमेटी ने उसे कोई पैसा नहीं दिया था क्योंकि उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चला था कि एना खाना खाती थी या नहीं, या फिर गॉड की तरफ से उसे खाना मिलता था। दरअसल कहानी में ये वो वक्त दिखाया गया है जब लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते थे। जैसे कि कहा जाता है कि अगर काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जैसे कि नंबर 13 नंबर को लोग अच्छा नहीं समझते थे। तो इन बातों पर यकीन मत करें, अपने ऊपर यकीन करें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त के लोग वो इन चीजों को ही सब कुछ मानते थे। नर्स एना को लेकर शहर में ले आई थी। विल भी इनके साथ था। ये सिडनी में आ गए थे अपनी नई पहचान के साथ। नर्स ने सबको ये नहीं बताया था कि एना के मॉम डैड और उसके भाई ने उसके साथ क्या क्या किया, बल्कि नर्स को सिर्फ एना की जान बचानी थी। उसने उसे अपनी बेटी बना लिया था और विल के साथ शादी कर ली थी। ये तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। और अब मेरी दूसरी साथी वंडर मूवी को एक्सप्लेन करेंगी। स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि इंसान किस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है, प्यार को या मोहब्बत को। और फिर इसके बाद हम स्कूल की एक फुटबॉल टीम की मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम बैम है। बैम एक लड़के को पसंद करती है और उसका नाम है ओ।
ये ओ के पास जाती है और उसे कहती है कि क्यों ना आज हम आइसक्रीम खाने के लिए जाएं, मगर वो इसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि आज मेरी मॉम के साथ मेरी एक बहुत ही अहम मीटिंग है। ये सुनकर बैम परेशान हो जाती है और यहाँ पर एक कोच भी आता है। ये इनकी फुटबॉल टीम का कोच है जो यहाँ पर अब एक न्यू मैनेजर को लेकर आया है। इस न्यू मैनेजर का नाम है नैनो। ये न्यू मैनेजर देखने में काफी ज्यादा प्यारी है, अच्छी बातें करती है और काफी ज्यादा खुश इखलाक भी लगती है, जिसकी वजह से सबको वो बहुत अच्छी लग रही होती है और बैम को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसे देखकर ये बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये सभी अब नई मैनेजर को पार्टी देना चाहते हैं, उसे वेलकम पार्टी देना चाहते हैं और इस वजह से बहुत खुश हैं। नई मैनेजर नैनो भी मान जाती है और वही लड़का ओ जो कि पहले कह रहा होता है कि मुझे अपनी मॉम से बात करने के लिए जाना है, अब वो पार्टी में आने के लिए बिल्कुल तैयार था और ये बात अब बैम को अच्छी नहीं लगती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी नफरत नैनो के लिए बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि ये तो पुरानी मैनेजर थी और नई मैनेजर से ये बहुत सारे काम करवाती है, खुद बैठी रहती है और उसे हर काम करवाती है और वो बेचारी भी लगी रहती है। और जब ओ ये बात देखता है तो वो आकर उस लड़की नैनो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और साथ ही में बैम से भी कहता है कि तुम इसी से सारे काम करवा रही हो, खुद तो कोई काम कर नहीं रही हो। अब यहाँ पर बैम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके दिल में अब नैनो के लिए नफरत बन गई थी और फिर जब ये बाथरूम जाती है तो ये बाथरूम की दीवार पर अपनी ये विश लिखती है कि काश उसके फेस से स्मेल आने लगे, यानी नैनो के फेस से। बाद में नैनो बैम से मिलने के लिए आती है और तब वो देखती है कि किस तरह से नैनो ने दीवार पे लिखा हुआ है कि उसके फेस से स्मेल आए। अब हालांकि नैनो ने ये देखा तो उसे तो परेशान होना चाहिए था, मगर वो परेशान नहीं होती बल्कि वो स्माइल करने लगती है और उसकी स्माइल देखने में काफी डरावनी थी। फिर रात को बैम अपनी डायरी पे लिख रही होती है कि आज किस तरह से वो एक नई लड़की से मिली और अब उसे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बहुत अच्छा हुआ कि उस लड़की ने देख लिया कि मैंने वॉल पे उसके लिए क्या लिखा था। अगले दिन बैम जब नैनो के पास से गुजरती है तो इसे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। ये सोचती है कि शायद ये स्मेल शर्ट से आ रही है। फिर बाद में यहाँ पर ओ भी आ जाता है और एकदम से बैम ऐसे बिहेव करती है जैसे कि ये तो नैनो की हेल्प कर रही है, उसके साथ काम करने लगती है, यानी कि ये दिखाती है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। और फिर बाद में उन शर्ट्स को धो भी दिया जाता है और तब बैम को पता चलता है कि असल में ये स्मेल नैनो ही से आ रही है क्योंकि शर्ट्स तो धुल गई हैं। बाकी लड़कों को भी लग रहा था कि ये स्मेल बैम से आ रही होगी, मगर फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये स्मेल तो नैनो ही के फेस से आ रही है और नैनो को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके फेस से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। अब बैम को भी समझ आ गया था कि ये वॉल पे जो कुछ भी लिखती है वो सच हो जाता है, इसलिए दोबारा से ये वॉल के पास जाती है और वहाँ पर लिखती है कि ओ मुझे पसंद करने लगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये कोच के पास खड़ी हुई होती है कि तभी इन दोनों के पास एक बॉल आता है और ओ उस बॉल को बैम पर नहीं लगने देता। बैम को लगता है कि शायद उसका लिखा सच होने वाला है, मगर फिर ओ कहता है कि मैं तो कोच को बचाने के लिए आगे आया था, तुम्हें बचाने के लिए नहीं। अब बैम कहती है कि मतलब जो मैंने लिखा वो सच नहीं हुआ। फिर यहाँ पर एक और लड़का टैंक भी आता है जो कि आकर बैम से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ओ तुम्हें पसंद करेगा या तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी हिफाजत करने से तो बेहतर है कि किसी डॉग की हिफाजत की जाए। ये बात बैम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसे बहुत गुस्सा आता है और अगली दफा ये बाथरूम जब जाती है तो ये टैंक के बारे में गुस्से में वॉल पे लिख देती है कि टैंक एक डॉग है। फिर बाद में जब स्कूल के सभी स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो तभी टैंक इस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे कि वो डॉग हो। वो सब पे भौंक रहा था और बिल्कुल कुत्ते की तरह बन गया था। इसी वजह से एकदम से उसे पकड़कर एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। इधर बैम को ये बात समझ आ गई थी कि वॉल के ऊपर अगर ये किसी की नफरत में कुछ लिखती है तो वो सच हो जाएगा और अगर ये किसी से मोहब्बत में कुछ लिखती है तो वो सच नहीं होगा। अब अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए ये इस बात का टेस्ट लेती है, यानी कि जब नैनो इसके सामने बैठी हुई होती है तो ये टेबल पर लिखती है कि नैनो एक डॉग है। इसको लगता है कि नैनो डॉग की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि अगर ये चाहती है कि नैनो भी डॉग की तरह सब कुछ करे तो इसके लिए इसे बाथरूम की उसी वॉल पे लिखना होगा, उसी वॉल में वो मैजिक है। इसलिए ये बाथरूम जाती है और उस वॉल पे लिखने ही वाली होती है कि तभी इसे बाहर से आवाजें आती है। ये देखती है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही हैं, वो उसे बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं और वो लड़की काफी परेशान है। अब ये बैम उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए ये बाथरूम से बाहर आती है और फिर उस लड़की से कहती है कि कभी कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए या किसी की नफरत में हम वॉल पे कुछ लिखें तो वो सच भी हो जाता है। उस लड़की को इसकी बातों का यकीन नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि नैनो जिसमें से स्मेल आ रही थी उसमें से स्मेल आना खत्म हो जाती है और वही लड़का जो कि डॉग की तरह बिहेव कर रहा था टैंक, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बैम ये देखकर हैरान हो जाती है और ये फौरन से भागकर बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ जाकर ये देखती है कि मेड बाथरूम को साफ कर रही थी और उसने वॉल पर से इसकी लिखी हुई बातें मिटा दी थी। ये उसे कहती है कि तुमने ये क्यों मिटाई, इसे यही लिखा रहने दो, मगर वो कहती है कि यही मेरा काम है और मैं जरूर करूंगी और अगर तुम मुझे तंग करोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत जाकर प्रिंसिपल को लगाऊंगी। अब क्योंकि बैम ने उसके साथ बदतमीजी की हुई है तो इसलिए उस मेड को बहुत गुस्सा आता है और वो कोच को जाकर इसके बारे में बता देती है कि किस तरह से इसने उसे बदतमीजी की और उसे सफाई का काम भी नहीं करने दिया। ये बात सुनकर कोच को भी गुस्सा आता है। वो बैम को बुलाता है और कहता है कि इनसे माफी मांगो। बैम कहती है कि मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। वो यहाँ से चली जाती है और सीधा बाथरूम में जाती है और कुछ ऐसा लिखती है कि कुछ देर बाद ये खुद भी परेशान हो जाती है क्योंकि ये देखती है कि इसने जिस मेड के बारे में लिखा था उसने
अपने आप को मार दिया। इसके बाद इसके पास वो लड़की भी आती है जिसे कि बुली किया जा रहा था और वो अब इसकी बातों का यकीन कर रही थी। बाद में हम देखते हैं कि नैनो रो रही होती है और रो कर बैम से पूछ रही होती है कि मेड ने अपने आप को क्यों मार दिया, वो तो काफी अच्छी इंसान थी। नैनो की बातें सुनकर अब बैम को भी बुरा लग रहा था। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसने वॉल पे खुद लिखा था कि वो मेड अपने आप को खुद ही मार दे अपना गला दबाकर। और अब क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, ये फौरन से बाथरूम जाती है और वहाँ जाकर अपने लिखे हुए अल्फाज मिटाने लगती है। उन्हें मिटाकर जैसे ही ये बाहर आती है तो ये कुछ लड़कियों से सुनती है जो कि बातें कर रही थी कि वो मेड जो कि मर गई थी वो एकदम से जिंदा हो गई है और बिल्कुल ठीक है, ऐसे जैसे उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर बाद में बैम नैनो को देखती है और ओ को देखती है जो कि दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये फिर जेलस हो जाती है और वही नैनो जो कि खुश होकर बातें कर रही थी एकदम से अपने मुंह को छुपाकर भागने लगती है। उसके फेस पर बहुत सारे पिंपल बन चुके थे और समझ आ रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ बैम ही की वजह से बने हैं। इसी ने उस वॉल पे उसके बारे में ये लिखा होगा और इसे अपनी गलतियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। फिर आधी रात को बैम जागती है तो देखती है उसके सामने वो मेड और नैनो बैठी हुई होती है और नैनो बार बार इसे पूछ रही होती है कि तुमने मेड को मारने वाली बात क्यों लिखी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो बार बार इसे पूछ रही होती है और तभी बैम की आंखें खुल जाती हैं और ये सब इसका ख्वाब था। नैनो और वो मेड इसके सामने अभी मौजूद नहीं थी। अगले दिन जब सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़े होते हैं तो एक लड़की पढ़ते हुए उठती है और विंडो से छलांग लगाकर अपने आप को मार देती है। बैम ये देखकर हैरान हो जाती है और फौरन से बाथरूम की तरफ भाग कर जाती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था और वहाँ पर किसी और लड़की ने उस लड़की के मरने के बारे में लिखा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे कि बुली किया जा रहा था और जिसे बैम ने उस वाल के मैजिक के बारे में बताया था। और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टूडेंट उस बाथरूम में जाते हैं और कुछ न कुछ लिख के आते हैं और पूरे स्कूल की सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाती है। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल को भी मार दिया जाता है। पूरे स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन फैल चुकी थी और हर कोई उस वाल का गलत इस्तेमाल कर रहा था। बाद में बैम को पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसी लड़की ने फैलाई है जिसे कि इसने उस बारे में बताया था। बैम उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ये बात बताई थी और तुमने सब लोगों को बता दी और इससे जानती हो कि कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। इस पर वो लड़की कहती है कि मैंने जो किया अच्छा किया, जो कोई गलत काम करेगा उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। फिर बैम बाथरूम में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। हर कोई कुछ न कुछ लिखने के लिए आ रहा है और उनमें से एक लाइन तो ओ के लिए भी लिखी हुई थी। ये देखकर ये परेशान हो जाती है और फौरन से ओ के पास जाकर उसे कहती है कि खेलना बंद करो और घर चले जाओ, तुम यहाँ पर अभी सेफ नहीं हो। मगर वो इसकी बात नहीं सुनता। ये बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है और इसी सब में उसको गिरा देती है और जब वो गिरता है और जख्मी हो जाता है मगर तभी बैम को वहाँ पर एक पेन मिलता है। उसे देखकर इसे ओ की ही एक फ्रेंड पर शक होता है और ये उसे कहने लगती है कि तुम ही हो ना जिसने ओ के बारे में वॉल पे वो सब कुछ लिखा है। मगर वो फ्रेंड इसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और अपने दोस्त को बचाने लगता है। अब बैम खुद ओ के बारे में वो सब कुछ मिटाने के लिए जाती है मगर जब ये मिटाने के लिए जाती है तो वहाँ पर देखती है कि किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि जो कोई भी इन लाइनों को मिटाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। अब ये वापस आ जाती है और ये परेशान थी कि मैं क्या करूँ ओ को बचाने के लिए। और तब इसके पास नैनो आती है। ये नैनो के सामने अपनी गलती का एतराफ करती है और नैनो से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बुरा सोचा और अब मैं खुद फंस गई हूँ और मैंने ओ की जान को भी खतरे में डाल दिया है। नैनो इसकी बात सुनती है और जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है कि जो कुछ भी बुरा हुआ है वो तुम्हारी ही वजह से हुआ है और अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो जाकर दीवार पे सब कुछ लिखा मिटा कर आओ और सबके सामने अपनी गलती का एतराफ करो। इस पर बैम कहती है कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। वो भागकर बाथरूम की तरफ जाती है मगर पीछे से नैनो जोर जोर से सबको ये बता देती है कि बैम बाथरूम में सब कुछ लिखा हुआ जो भी है उसे मिटाने के लिए जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल के वही स्टूडेंट जिन्होंने वो सब कुछ लिखा हुआ था वो बैम के पीछे बाथरूम जाते हैं। अब बैम बाथरूम में होती है और उन सब लफ्जों को मिटाने की कोशिश कर रही होती है जबकि बाकी सभी स्टूडेंट बाहर से दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं। वो बहुत शोर मचा रहे होते हैं। बैम उनसे तंग आकर दीवार पे कुछ लिखती है और इसके बाद दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे स्कूल में उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय नैनो के। ये खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये अपने घर जाती है और घर में जाकर जब ये मिरर में अपने आप को देखती है यानी कि शीशे में देखती है तो इसे पता चलता है कि वो सभी लोग नहीं बल्कि ये खुद भी इस दुनिया से गायब हो चुकी है क्योंकि इसने वॉल पे यही लिखा था कि ये सब लोग गायब हो जाएं और उसमें ये खुद भी शामिल थी। और ऐसे दूसरों का बुरा सोचते सोचते इसने अपने साथ भी बुरा कर दिया और एंड इतना ज्यादा बुरा हुआ कि अब ये अपनी गलती को ठीक भी नहीं कर सकती। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।